वेलकम टू बेसिक शाला। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं द फाउंटेन अ कॉन्वर्सेशन, विलियम वर्ड्सवर्थ की मोस्ट फेमस पोएम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए जल्दी से चेक कर लीजिए कि आपको कितने क्वेश्चंस के आंसर्स पहले से ही पता हैं एंड कितने आपको अभी और प्रिपेयर करने हैं, ताकि आप जल्दी से जल्दी अपना अपकमिंग एग्ज़ाम क्रैक कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। एंड आवर क्वेश्चन नंबर 1 इज, वेयर डिड विलियम वर्ड्सवर्थ कंपोज हिज फेमस पोएम द फाउंटेन? विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी फेमस पोएम फाउंटेन कहाँ पर कंपोज की थी? एट गोसलर इन जर्मनी, एट गोसलर इन फ्रांस, एट गोसलर इन इंग्लैंड या फिर एट गोसलर इन रशिया? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एट गोसलर इन जर्मनी। विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी फेमस पोएम द फाउंटेन ए कॉन्वर्सेशन जर्मनी के गोसलर में कंपोज की थी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन डिड विलियम वर्ड्सवर्थ कंपोज द पोएम द फाउंटेन अ कॉन्वर्सेशन? विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी पोएम द फाउंटेन कब कंपोज की थी? 1796, 1797, 1798 या फिर 1799? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1799। द फाउंटेन अ कॉन्वर्सेशन पोएम कंपोज की गई थी 1799 में जर्मनी के गोसलर में, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने कंपोज की थी। क्वेश्चन नंबर 3, हु इज़ अ सिंसियर फ्रेंड टू द पोएट इन द पोएम द फाउंटेन अ कॉन्वर्सेशन? इस पोएम द फाउंटेन अ कॉन्वर्सेशन में पोएट का एक सिंसियर फ्रेंड है, उसका क्या नाम है? मैथ्यू, ल्यूक, चार्ल्स या फिर माइकल? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैथ्यू। पोएट के उस सिंसियर फ्रेंड का नाम है मैथ्यू। क्वेश्चन नंबर 4, इन द वेरी फेमस पोएम द फाउंटेन, द पोएट इज अ 29 years old youth. What is the age of his friend Matthew in the poem? इस पोएम में पोएट जो है 29 ईयर्स का है, उसका जो सिंसियर फ्रेंड यानी कि मैथ्यू है, उसकी एज क्या है? 71 years old man, 72 years old man, 73 years old man या फिर 74 years old man? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 72 years old man। मैथ्यू की जो एज है वो 72 ईयर्स है, यानी कि वो 72 ईयर्स एज का एक बूढ़ा आदमी है, और पोएट यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं वो इस पोएम में 29 ईयर्स ओल्ड के यूथ हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मैथ्यू हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड इन द पोएम द फाउंटेन अ कॉन्वर्सेशन? मैथ्यू इस पोएम में कैसे डिस्क्राइब किया गया है, यानी कि पोएट ने उसका डिस्क्रिप्शन कैसे किया है इस पोएम में? अ ग्रे हेयर्ड मैन ऑफ ग्ली, अ रेड हेयर्ड मैन ऑफ ग्ली, अ ब्राउन हेयर्ड मैन ऑफ ग्ली या फिर अ ब्लैक हेयर्ड मैन ऑफ ग्ली? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अ ग्रे हेयर्ड मैन ऑफ ग्ली, यानी कि सफ़ेद बालों वाला प्रसन्नचित बूढ़ा। ग्रे हेयर कहते हैं सफ़ेद बालों को। क्वेश्चन नंबर 6, विच बर्ड लिव्स इन ग्रीन ट्री दैट एंजॉय ओनली इट्स प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू पोएट इन द पोएम द फाउंटेन अ कॉन्वर्सेशन? द फाउंटेन अ कॉन्वर्सेशन पोएम में पोएट के अकॉर्डिंग एक ऐसी बर्ड है जो सिर्फ अपने प्रेजेंट में जीती है। वो कौन सी बर्ड है? द ब्लैक बर्ड,
द रेड बर्ड, द ब्राउन बर्ड या फिर द वाइट बर्ड? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द ब्लैक बर्ड। ये ब्लैक बर्ड जो है ये अपने प्रेजेंट में ही जीती है एंड फ्यूचर के बारे में नहीं सोचती। क्वेश्चन नंबर 7, बिसाइड्स द ब्लैक बर्ड वन मोर बर्ड इज देयर इन द पोएम दैट फ्लाइज ओवर द हिल्स, आइडेंटिफाई द बर्ड। इस पोएम में पोएट ने ब्लैक बर्ड के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है एंड ब्लैक बर्ड के अलावा एक और बर्ड के बारे में पोएट डिस्क्राइब करता है। दूसरा बर्ड कौन सा है आपको आइडेंटिफाई करना है। द लार्क, द कुकू, द डव या फिर द नाइटिंगेल? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द लार्क। लार्क एक बर्ड होती है, उसे हिंदी में कहते हैं लवा। लवा नाम की चिड़िया का जिक्र पोएट इस पोएम में करता है। क्वेश्चन नंबर 8, इन द पोएम द फाउंटेन, मैथ्यू एंड पोएट lie beside a fountain. Under which tree do they lie? The Fountain, a Conversation poem में मैथ्यू एंड पोएट एक फाउंटेन के बराबर में लेटे हुए हैं। वो एक ट्री के नीचे लेटे हुए हैं। आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो किस ट्री के नीचे लेटे हुए हैं। ओक, नीम, विलो या फिर हेमलॉक? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओक। ओक नाम के ट्री के नीचे वो दोनों लेटे हुए हैं एंड कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी सन्स ऑफ मैथ्यू हैव बीन डाइड? मैथ्यू के कितने सन मर चुके हैं? 3, 4, ऑल या फिर नन? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑल। मैथ्यू जो है वो एक ओल्ड मैन है और उसके सारे बेटे मर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हुज ऑफर टू मेक हिम हिज सन मैथ्यू डजंट एक्सेप्ट? मैथ्यू किसके ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करता कि मुझे अपना बेटा बना लो? एक पर्सन है, वो कहता है मैथ्यू से कि मुझे अपना बेटा बना लो, बट मैथ्यू उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करता है। तो किसका प्रपोजल मैथ्यू एक्सेप्ट नहीं करता है? पोएट्स, हिज सन्स फ्रेंड, एन अननोन बॉय, हिज नेबर? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पोएट्स। मैथ्यू पोएट का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करता है। जब पोएट को पता चलता है कि मैथ्यू के सारे बेटे मर चुके हैं तो पोएट मैथ्यू से कहता है कि मुझे अपना बेटा बना लो, बट मैथ्यू पोएट का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट द पोएट सेज टू मैथ्यू व्हाइल लाइंग बिसाइड द फाउंटेन? पोएट मैथ्यू से क्या कहता है फाउंटेन के पास जब वो दोनों लेटे हुए हैं? टू सिंग अ पोएम, टू सिंग अ सॉन्ग, टू कंपोज अ सॉन्ग, टू कंपोज अ बैलेड? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू सिंग अ सॉन्ग। पोएट मैथ्यू से एक गाना गाने के लिए कहता है। क्वेश्चन नंबर 12, हु यूज्ड टू लाई beside the fountain in his youth? अपने यूथ के टाइम फाउंटेन के पास कौन लेटा करता था? द पोएट, मैथ्यू, मैथ्यूज फादर या फिर पोएट्स फादर? दिस इज मैथ्यूज फादर, मैथ्यूज फादर। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैथ्यू। मैथ्यू इस टाइम 72 ईयर्स का ओल्ड मैन है, बट जब वो अपने यूथ में था तो वो फाउंटेन के पास लेटा करता था। ये उसकी हैबिट थी।
क्वेश्चन नंबर 13. Where does a man see his happiness often? एक मैन जनरली अपनी हैप्पीनेस कहाँ देखता है? इन पास्ट एंड फ्यूचर, इन प्रेजेंट, इन अदर्स, या फिर नन ऑफ दी अबव। एक आदमी अपनी हैप्पीनेस पास्ट और फ्यूचर में देखता है, प्रेजेंट में देखता है, या फिर दूसरों में देखता है, या इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इन पास्ट एंड फ्यूचर। या तो इंसान सोचता है कि इससे अच्छा तो मेरा पास्ट था, या फिर सोचता है कि फ्यूचर अच्छा होगा, फ्यूचर अच्छा होगा, बट प्रेजेंट से कभी भी इंसान सेटिस्फाई नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 14. Poet wants to listen a song from Matthew. Who composed that song which he wants to listen? पोएट मैथ्यू से एक सॉन्ग सुनना चाहता है। वो सॉन्ग किसने कंपोज किया है जो कि पोएट सुनना चाहता है? मैथ्यू, मैथ्यूज डैड सन, मैथ्यूज फादर, या फिर पोएट? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैथ्यू। वो सॉन्ग मैथ्यू ने कंपोज किया था। क्वेश्चन नंबर 15. व्हेन डिड मैथ्यू कंपोज दैट सॉन्ग? वो सॉन्ग मैथ्यू ने कब कंपोज किया था? लास्ट अप्रैल, लास्ट मई, लास्ट सितंबर, या फिर लास्ट नवंबर? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लास्ट अप्रैल। जो सॉन्ग पोएट सुनना चाहता है वो मैथ्यू ने लास्ट अप्रैल में कंपोज किया था। क्वेश्चन नंबर 16. व्हाट टाइप ऑफ सॉन्ग द पोएट वांट्स टू लिसन? पोएट किस टाइप का सॉन्ग सुनना चाहता है? ओल्ड बॉर्डर सॉन्ग, ओल्ड बैलेड, एलेजी, या फिर जैज? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओल्ड बॉर्डर सॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 17. फ्रॉम विच थिंग्स ट्यूनिंग पोएट वॉन्ट्स टू मैच द सॉन्ग दैट ही वॉन्ट्स टू लिसन? पोएट जो सॉन्ग सुनना चाहता है उसकी ट्यूनिंग को पोएट किस चीज़ की ट्यूनिंग से मैच करना चाहता है या मैच करता है? फाउंटेन, लार्क, स्ट्रीम ऑफ अ लेक, या फिर चर्पिंग ऑफ बर्ड्स? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फाउंटेन। पोएट उस सॉन्ग की ट्यूनिंग को फाउंटेन की ट्यूनिंग से मैच करता है। क्वेश्चन नंबर 18. द पोएट वॉन्ट्स टू लिसन अ सॉन्ग दैट इज टू सिंग इन समर सीजन. Poet mentions to sing the song. And here we have to add something. We have to add what time here. What time of summer season. Of summer season. Poet mentions to sing the song. पोएट जो सॉन्ग सुनना चाहता है वो समर सीज़न में गाया जाता है। समर सीज़न में किस टाइम वो सॉन्ग गाया जाता है, पोएट किस टाइम को मेंशन करता है? समर नून, समर इवनिंग, समर डॉन, या फिर एट 5 PM? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समर नून। इसका मतलब है कि पोएट जो सॉन्ग सुनना चाहता है वो गर्मियों के दोपहर में गाया जाने वाला सॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 19. व्हाट टाइप्स ऑफ राइम्स आर देयर इन द सॉन्ग ऑफ मैथ्यू? मैथ्यू के सॉन्ग में किस टाइप की राइम्स हैं? विटी राइम्स, अनराइम, स्वीट राइम, या फिर कलरफुल राइम्स? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विटी राइम्स। मैथ्यू जो सॉन्ग गाने वाला है उस सॉन्ग में विटी राइम्स हैं।
क्वेश्चन नंबर 20. विच सॉन्ग डज मैथ्यू सिंग फॉर पोएट? मैथ्यू पोएट के लिए कौन सा सॉन्ग गाता है? चर्च क्लॉक एंड द चिम्स, डिर्ज, लिरिक या फिर लव सॉन्ग? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चर्च क्लॉक एंड द चिम्स. क्वेश्चन नंबर 21. इन विच स्टैंजा मैथ्यू स्टार्ट्स टू सिंग हिज सॉन्ग? पोएम के कौन से स्टैंजा में मैथ्यू अपना गाना गाना शुरू करता है? सेकेंड स्टैंजा, थर्ड स्टैंजा, फोर्थ स्टैंजा या फिर लास्ट स्टैंजा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लास्ट स्टैंजा. पोएम के लास्ट स्टैंजा में मैथ्यू अपना सॉन्ग गाना शुरू करता है और इसी लाइन पर पोएम ख़त्म हो जाती है जहां वो अपना सॉन्ग गाना शुरू करता है. क्वेश्चन नंबर 22. टिल हाउ मैनी ईयर्स द फाउंटेन विल मर्मर अकॉर्डिंग टू मैथ्यू? मैथ्यू के अकॉर्डिंग फाउंटेन कितने सालों तक मरमर करता रहेगा, यानी कि ऐसे ही बहता रहेगा और अपना स्वीट साउंड यानी कि ट्यूनिंग बजाता रहेगा? 1000 ईयर, 100 ईयर, 500 ईयर या फिर 5000 ईयर? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1000 ईयर, यानी कि हज़ारों सालों तक जो फाउंटेन है वो कल कल की ध्वनि करता रहेगा. क्वेश्चन नंबर 23. विच टाइप्स ऑफ टीयर्स आर देयर इन मैथ्यूज आइज वाइल थिंकिंग अबाउट हिज यूथ? मैथ्यू अपने यूथ के बारे में सोचकर अपनी आँखों में किस टाइप के आंसू ले आता है? या फिर जब मैथ्यू अपने यूथ के बारे में सोच रहा होता है तो उसकी आँखों में कैसे आंसू आ जाते हैं? चाइल्डिश टीयर्स, मोरिंग टीयर्स, सेल्फिश टीयर्स या फिर सैड टीयर्स? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चाइल्डिश टीयर्स. मैथ्यू की आंखों में चाइल्डिश टीयर्स आ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 24. टू whom ओल्ड एज इज़ ब्यूटिफुल एंड फ्री? किसके लिए ओल्ड एज ब्यूटीफुल और फ्री होती है? मैथ्यू, बर्ड्स, पोएट या फिर नन? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बर्ड्स. बर्ड्स के लिए ओल्ड एज ब्यूटीफुल एंड फ्री होती है. क्वेश्चन नंबर 25. हु आर प्रेस्ड बाय हैवी लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर डिज़ायर? ह्यूमन नेचर का जो डिज़ायर्स हैं उनके हैवी लॉज से कौन दबा हुआ है? ब्रिटिश, अमेरिकन, मैन या फिर नन? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैन. मैन जो है वो मैन के ही बनाए हुए डिज़ायर्स वाले हैवी लॉस से दबा हुआ है. क्वेश्चन नंबर 26. ऑन विच हिल्स टॉप दे आर गोइंग? मैथ्यू एंड पोएट एक हिल टॉप की तरफ जा रहे हैं. वो कौन से हिल टॉप की तरफ जा रहे हैं? लियोनार्ड्स रॉक, एटना, डॉलबर्ग या फिर व्रमबर्ग? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लियोनार्ड्स रॉक. वो दोनों फाउंटेन के पास से खड़े हुए एंड चलकर लियोनार्ड्स रॉक की तरफ जा रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 27. द प्रेजेंट पोएम प्रेजेंट्स विलियम वर्ड्सवर्थ एज आ? प्रेजेंट पोएम यानी कि फाउंटेन अ कॉन्वर्सेशन विलियम वर्ड्सवर्थ को कैसे प्रेजेंट करती है? टीचर पोएट, रोमांटिक पोएट, ओनली पोएट या फिर नन ऑफ दी अबव? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टीचर पोएट. द फाउंटेन अ कॉन्वर्सेशन पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ को एक टीचर पोएट के रूप में प्रेजेंट करती है.
Question number 28. Where did William Wordsworth friendship with Matthew in Goslar in 1799? विलियम वर्ड्सवर्थ ने 1799 में गॉसलर में मैथ्यू से कहाँ पर फ्रेंडशिप की थी? गॉटिंजन, हार्ट्सवुड, गॉसलर या फिर फ्रांस? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गॉटिंजन। विलियम वर्ड्सवर्थ ने 1799 में मैथ्यू से गॉसलर के गॉटिंजन में फ्रेंडशिप की थी। Question number 29. Some critics believe that Matthew is an imaginary character, but some others have tried to identify him with Wordsworth's old schoolmaster of Hawkshead School. What was the name of the teacher? John Tyler, William Moore, Mary Moore या फिर विलियम टायलर? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विलियम टायलर। कुछ क्रिटिक्स तो ये बिलीव करते हैं कि मैथ्यू एक इमेजिनरी कैरेक्टर है, जबकि कुछ ऐसा मानते हैं कि वो विलियम वर्ड्सवर्थ के हॉक्शेड स्कूल के ओल्ड स्कूल मास्टर हैं। जो विलियम वर्ड्सवर्थ के हॉक्शेड स्कूल के ओल्ड स्कूल मास्टर थे, उनका नाम था विलियम टायलर। कई लोग मैथ्यू को विलियम टायलर भी मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 30. When poet says Matthew to sing a song, they both get up and start a walk. On which path they began to move? जब पोएट मैथ्यू से एक सॉन्ग सुनाने के लिए कहता है, उस टाइम वो दोनों एक फाउंटेन के पास लेटे हुए हैं। तब वो दोनों वहाँ से उठते हैं एंड चलना शुरू करते हैं। तो वो जो जा रहे हैं वो एक माउंटेन टॉप की तरफ जा रहे हैं, बट जिस रास्ते पर वो चलते हैं वो रास्ता कौन सा है, यानी कि उस रास्ते का क्या नाम है? शीप ट्रैक, लेक ट्रैक, सीमेंटेड रोड या फिर कैमल्स ट्रैक? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शीप ट्रैक। उस ट्रैक का नाम है शीप ट्रैक। बाथ बीटन बाय शीप, भेड़ों द्वारा चलकर बनाया गया एक मार्ग, जिस पर वो दोनों चलकर एक माउंटेन की तरफ चलने लगते हैं। चलिए मैथ्यू का एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि मैथ्यू कौन है। अ कैरेक्टर आइडेंटिफाइड by some critics with Wordsworth's old school master, William Tyler, Hawkshead School. But Mary Moorman, the poet's biographer, identifies him with a certain packman Wordsworth made friends with at Hawkshead School. But more other critics look upon him as a real character, whom the poet met at Goslar in Germany. Anyway, Matthew is a man of contented life. The poet calls him a grey-haired man of glee. Aged 72, he has lost all his sons. Yet, when the poet offers to be a son to him, he replies that there is no need of it. His teaching is that a man should be happy with his present. To have wishes against the laws of nature is to wage a war on nature's laws, and it makes man unhappy. तो ये तो थे इस पोएम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब देखते हैं इस पोएम की मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइंस कौन कौन सी हैं जो एग्जाम्स में फ्रीक्वेंटली पूछी जाती हैं। My eyes are dim with childish tears, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है इस पोएम की। इन लाइंस में मैथ्यू कहता है, उन दिनों की सुखद स्मृतियों के कारण मेरी आँखें मूर्खतापूर्ण आंसुओं के कारण धुंधली हो गई हैं। कारण यह है कि इस समय मैं इस फव्वारे की वही आवाज़ सुन रहा हूँ जिसे मैं उस ज़माने में सुना करता था।
सेकेंड लाइन है द ब्लैक बर्ड एमिड लीफी ट्रीज, द लार्क अबव द किल। यहाँ पर मैथ्यू कहता है कि पेड़ों की हरी पत्तियों में रहने वाली काली चिड़िया तथा पहाड़ी पर उड़ने वाली लवा नामक चिड़िया जब भी चाहती है अपने आनंदपूर्ण गीत प्रारंभ कर देती है तथा जब चाहती है तभी उसे बंद भी कर देती है। थर्ड लाइन है अ हैप्पी यूथ एंड देयर ओल्ड एज इज़ ब्यूटिफुल एंड फ्री। इस लाइन में मैथ्यू कहता है कि वे कभी भी प्रकृति के विरुद्ध अपना संघर्ष चालू नहीं रखती, यानी कि बर्ड्स। अतः वे एक सुखद जवानी व्यतीत करती हैं। उनके लिए उनका बुढ़ापा भी सुंदर एवं उन्मुक्त होता है। नेक्स्ट लाइन है बट वी आर प्रेस्ड बाय हैवी लॉज। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन ऑफ द पोएम द फाउंटेन अ कॉन्वर्सेशन। इन लाइन्स में मैथ्यू कहता है परंतु हम मानव प्राणी सदैव इच्छाओं के भारी नियमों से दबे रहते हैं। हम बहुधा प्रसन्न नहीं रहते। हमारे चेहरों पर प्रसन्नता तभी आती है जब हम अपने सुखी अतीत को याद करते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट लाइन है 5. I live and sing my idle songs upon these happy plains. इन लाइन्स में मैथ्यू कहता है यदि अब कोई आदमी यह अफसोस करे कि मैथ्यू को कोई भी प्रेम नहीं करता तो वह आदमी अपने तथा मेरे दोनों के साथ अन्याय करता है। कारण यह है कि मैं अपना जीवन संतोषपूर्ण बिता चुका हूँ तथा इन सुखद मैदानों में मस्ती के गीत गाता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये तो था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा एंड आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ्रूटफुल भी होगा। ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ एंड देखते रहिए बेसिक शाला।